तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रितेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मिशन सिलेक्शन आर्य पॉइंट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का क्लास कई दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं। आज भी उसी क्रम के साथ में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो अगर हम बात कर लें कि अधिगम नकारात्मक रूप से किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो इसका प्रश्न पहला बन जाएगा कि अध्यापिका द्वारा पाठ प्रदान करना। असल में अध्यापिका क्या करती है कि किसी बच्चे को अगर उसे कम नॉलेज है तो थोड़ा नॉलेज इंप्रूव कराने का काम करती है, यानी इसको फोल्डिंग, उसी को पाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पाढ़ कहते हैं। ठीक। निराशा की भावना। अब देखो इसमें बात क्या कर रहा है, अध्यापिका द्वारा। इसमें कह रहा है अधिगम किसके द्वारा, नकारात्मक। अगर नकारात्मक की बात की जा रही है तो हम लोग को सभी को नकारात्मक ढूंढना है। तो निराशा की भावना, ये तो नकारात्मक दिख रहा है, लेकिन तो इससे पहले हम इस पे टिक करें, पता नहीं कोई इससे ज्यादा नकारात्मक हो। तो हम अगले प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं, है ना। कह रहा है विद्यालय का मुद्रित समृद्धि प्रवेश, ये नहीं होगा, मुद्रित समृद्धि प्रवेश नहीं होगा। विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेश, ये भी नहीं होगा, है ना। ये सब पॉजिटिव के अंतर्गत आएंगे। तो अगर निगेटिव की हम बात करें तो हमारा पॉइंट 2 निगेटिव चला जाएगा, है ना। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। अब अगर ये बात कर रहा है नहीं की, तो निगेटिव पूछ रहा है, तो हम सभी को आंसर देना है नहीं का, निगेटिव का, कि कौन सा सही नहीं है। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। जहां तक हम बात कर लें, बच्चों का परीक्षण तो करना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये गलत है ना। कि अब ये तो पर डे किया जा सकता है, और कहा जा रहा है कि पर डे विद्यार्थियों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है ना। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है, ये तो सही है। यानी विद्यार्थियों को अगर बात कर लिया जाए तो विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों को प्रेरित करो कि आप सभी लोग हमसे प्रश्न पूछो या आपस में बातचीत करके सीखो। अगला प्रश्न कह रहा है वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होता है उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं, ये भी नहीं होगा। तो अगर हम बात कर लें, ये तो बढ़ावा देना चाहिए, है ना। तो पहला भी दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है, चौथा भी पॉजिटिव है। अगर हम निगेटिव की बात करें तो हमारा फर्स्ट नंबर निगेटिव आंसर जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ के उनके आकलन करने की अनुमति हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत नहीं दिया जाता है, कि बच्चों के अंदर हीन भावना ना आने पाए, है ना। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, और दमदार प्रश्न है। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही युग्म है ना। तो कह रहा है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। यानी जिन बच्चों को हाइपर डिसऑर्डर है उनको लंबी अवधि की फिल्म दिखाने से उनमें विकार और उत्पन्न हो जाएगा और वो फिल्म को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनमें हाइपर डिसऑर्डर है। स्वालीनता, है ना। यहां से ये कह रहा है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता वाले बच्चों को लंबी फिल्म नहीं दिखाई जा सकती है ना। अब स्वालीनता का मतलब होगा जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या। बिल्कुल, जो बच्चे स्वालीनता वाले होते हैं उनको जितना ज्यादा हो सके एक ही समय सारणी में कार्य करवाया जाए, एक ही दिनचर्या में, है ना, ताकि ये बच्चे समाज से
स्वाधीनता जो विकार रखने वाले होते हैं ये समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समय सारणी के अनुसार दिनचर्या का कार्य करवाना चाहिए। पठन वैकल्य, जटिल गणना। अब देखो पठन वैकल्य को कहते हैं डिसलेक्सी, जो पठन वैकल्य होता है इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, है ना, प्रॉब्लम। लेकिन यहां पे क्या है, जटिल गणना, गणना का मतलब डिसकैलकुलिया, इसमें गणना संबंधित विकार है, ठीक, डिसकैलकुलिया है, इसको कहेंगे जो पठन वैकल्य है या डिसलेक्सिया के अंतर्गत आ जाएगा, पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से। बोलने संबंधित विकार, पढ़ने संबंधित विकार। अब वाक्य बाधिता, मूल्यांकन में केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें, है ना, जो वाक्य बाधिता मूल्यांकन की अगर हम लोग बात कर लें तो मौखिक रूप से स्वीकार करना चाहिए, किसे स्वीकार करना चाहिए, इसका प्रश्न कहां गया है, ये, अच्छा हाँ ये ऊपर हो गया मौखिक रूप से, ये भी गलत है। वाक्य बाधिता मूल्यांकन में केवल, अगर मूल्यांकन वाक्य बाधित बच्चा है तो उसके मूल्यांकन में केवल मौखिक, मौखिक कैसे प्रयोग करोगे, हो ही नहीं सकता। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डॉट डॉट भागीदारी की आवश्यकता होती है। कैसी आवश्यकता होती है, सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। अगर हम बात कर लें तो सक्रिय भागीदारी होगी, एक्टिव भागीदारी की बात की जाएगी, सक्रिय, किसकी बात की जाएगी, सक्रिय भागीदारी की बात यहां पे किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कौन सा, सक्रिय भागीदारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र बिंदु क्या होता है ना, क्या है, कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, विषय बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, ये सही है, काफी हद तक ये सही आएगा, क्योंकि सभी विषयों को शामिल करना चाहिए और समग्र शिक्षा यानी सभी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी विद्यार्थी के अंतर्गत। परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, यानी परीक्षा के लिए और उसकी ओर सीखना एक नहीं होगा। आकलन योगात्मक तरीके से अपनाना चाहिए, यह भी नहीं होगा, है ना। यानी हमारा जो प्रश्न सही जाएगा ये 2 नंबर, सेकंड नंबर प्रश्न सही जाएगा, है ना, काफी हद तक। अगला कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन। अच्छा, विकासात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, चलो सब लोग कमेंट करके बताओ कि विकासात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं। सभी संस्कृतियों के बच्चों के सार्वभौमिक गति से होता है, सभी संस्कृति, जितने भी सांस्कृतिक बच्चे हों सबके सार्वभौमिक तरीके से, है ना। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, क्या यूनिवर्सल होना चाहिए। आगे अगला प्रश्न बताओ कि मध्य बाल काल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। नहीं, अब देखो इसमें किसी जाति के भेद सार्वभौमिक नहीं होता है, और ना ही इसकी अगर हम बात कर लें कि बाल्यकाल में बहुत तेज गति से विकास होता है फिर रुक जाता है, ऐसा भी नहीं है। विकास थोड़ा, अगर कभी ये तेज और धीमी होता है, कभी तेज होगा तो कभी स्लो होगा, रुकता नहीं है। आगे कह रहा है हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है। देखो परिवर्तन की अगर बात करें विकास की, तो एक रेखीय नहीं होता है कि बढ़ता जाए, घटने बढ़ने की प्रोसेस पाई जाती है ना। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों पर होता है, ये सही है। वंशानुगत यानी एक तो अनुवांशिकी के माध्यम से, दूसरा पर्यावरणीय कारक यानी पर्यावरण कैसे उनको मिल पाता है, पर्यावरण कारक के आधार पे भी होगा, है ना। अगला प्रश्न क्या होता है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। बहुत सही, ये तो चलने संबंधित विकार हो जाएगा। चित्र बनाने के लिए, जी नहीं, चित्र बनाने के लिए होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत, है ना। और कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, ये भी नहीं होगा। और धागे में माला पिरोना, धागे में माला पिरोना भी नहीं होगा, है ना। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात मार के ढकेलना,
यही सही जाएगा, क्योंकि स्थूल कोशिका में शारीरिक विकार हो जाता है, जिसमें हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, ठीक से नहीं कार्य करता है। आगे, बच्चों का विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। अगर बात कर लें केंद्र से बाह्य या विशिष्ट से सामान्य, पैर से सिर या जटिल से सरल, तो ये दोनों गलत जाएगा। अगर देखो विकास दो तरह से होता है, या तो होगा भैया सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, या फिर केंद्र से, किसे, केंद्र से बाह्य की ओर। इस तरह से विकास दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं। या तो होगा सिर से पैर की तरफ, या फिर होगा केंद्र से बाह्य। तो इसमें सिर से पैर तो दिया नहीं है, इसमें पैर से सिर दिया है, तो ये गलत चला जाएगा। जटिल, सरल से जटिल होगा। अगर सरल से जटिल आ जाए तो टिक लगा दीजिएगा, है ना। सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट आ जाए तो भी सही चला जाएगा। अगर सामान्य से विशिष्ट की बात की जाए तो भी सही होगा। सामान्य से विशिष्ट, सिर से पैर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, केंद्र से बाह्य की ओर, ये तो ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक, ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है कि ए कहता है बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। कारण बी कहता है बच्चे का सामाजिकरण का सर्वप्रथम परिवार से। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो सबसे पहले अगर सामाजिकरण होगा तो परिवार से होता है। परिवार आर कह रहा है कि बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है ना। परिवार बच्चों के, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यही है। तो ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है। ठीक, यही सही है, क्योंकि प्राथमिक कारक जो हैं वो ए ही है ना। तो हमारा ए ऑप्शन सही चला जाएगा, पहला। और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्राथमिक कारक बच्चों के सामाजिकरण के, अगर प्राथमिक कारक की बात कर लें तो उनका परिवार होता है प्राथमिक, प्राइमरी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सीखनी चाहिए, है ना। कौन सी अवधारणा सीखनी चाहिए? संरक्षण सीखना चाहिए, अनुक्रमकता सीखना चाहिए, या फिर सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या तार्किक अनुप्रयोग। दरअसल अगर हम बात कर लें जीन पियाजे के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चे, तो उसमें सांकेतिक प्रतिनिधिकरण सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सांकेतिक प्रतिनिधिकरण सीखते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? अगर हम बात करें, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, है ना। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, और शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। अच्छा, ये प्रश्न क्या कह रहा है? विफलता का आंतरिक आरोपण का उदाहरण। देखो, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय जब उनका या तो पेपर में नंबर कम आए या मान लो फेल हो जाते हैं, तो वो खुद पे दोष ना दे करके किसी और पे दोषारोपण करते हैं कि सर जी ने मुझे पढ़ाया था, लेकिन जो वो पढ़ाए वो चीज आया नहीं, यानी पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ गया। दूसरी टॉपिक, बच्चे खुद पे ये नहीं कहेंगे कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, बल्कि वो क्या बोलेंगे कि सर जो पढ़ाए थे वो चीज एग्जाम में आया नहीं, या फिर सर ने ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं था, या फिर वो सीधा एग्जाम्पल देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर में पूछा गया था, है ना। इस तरह से प्रश्न बच्चे बताते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर में आ जाने की वजह से हमारा नंबर कम हो गया, या हमारे दोस्त हमारा ध्यान भटका रहे थे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तीसरा कह रहा है शिक्षक
के पक्षपाती, यानी शिक्षक ने पक्षपात किया, मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, यानी शिक्षक ने किसी और को अच्छे अंक दे दिया या मुझे नहीं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं बच्चे कि शिक्षक मुझे नहीं पढ़ा रहे थे, बाकी अदर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा कह रहा है परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो ये सही ऑप्शन जाएगा। एक बच्चा ईमानदार मिला जिसने क्या कहा कि मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की जिसकी वजह से फेल हो गया। फिर पहला कह रहा है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुए क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। कह रहा है कि आंकते मतलब अंक देते या चेक करने का काम करते हैं, कठोरता से, बहुत ही अच्छे से काम नहीं करते हैं, चेक करते हैं, बहुत ही कठोरता के साथ चेक करते हैं, इसलिए हमें अच्छे अंक नहीं मिले। यानी खुद पे दोष ना देना, अपनी कमियों को किसी और के ऊपर थोप देना, है ना, ये तरीके से। तो ये भी सीट में पूछा जाता है और सामान्य जीवन में देखने को भी मिलता है। ठीक, बच्चे बोर्डिंग पे टीचर कोई लिख रहा है और उसकी स्पेलिंग नहीं समझ पाए तो टीचर से नहीं पूछे और गलत चीज लिख लिए। जब कोई देखता है कि ये टीचर तुम्हारे लिखे हैं, ये क्या गलत गलत तुम लिख लेते हो, तो वो बोलेगा कि सर जी ने सेम चीजें यही लिखा था, वही चीज मैंने लिख लिया है, अपने मन से मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, हमारे सर ने यही टॉपिक लिखा था। ऐसे बच्चे खुद की गलतियों को दूसरे के ऊपर रोपण कर देते हैं, यानी आंतरिक आरोपण करना इसको कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथनों को पढ़िए। अच्छा, कह रहा है ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कह रहा दुनिया भर में जो लड़कियां होती हैं वो गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो कार के साथ खेलना पसंद करते हैं, ए कह रहा है। तो आर क्या कहता है ये पढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही है, सही है, ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। चलो आगे अगला हम देखते हैं। अगला कह रहा है लेव वाइगोस्की की अगर हम बात कर लें, लेव वाइगोस्की के अनुसार डॉट डॉट बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्ति पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत आकलन। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सहकर्मी, है ना, सहकर्मी बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं का विकास करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका सहकर्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या होगा, है ना, कितने आंतरिक वाक्य। तो पहला प्रश्न कह रहा है बच्चे के लिए एक काल्पनिक दोष के साथ संप्रेषण करने की एक तरीका है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोष के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार सिद्धांत का आंतरिक वाक्य क्या होगा, है ना। चलो, संज्ञानात्मक परिपक्वता का प्रतीक, संज्ञानात्मक परिपक्वता का प्रतीक, विकासात्मक परिपक्वता की प्रतीक यानी देरी का संकेत, और बच्चों के लिए अपनी सोच का नियंत्रण करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। देखो आंतरिक बात की जा रही, आंतरिक बात, तो सभी बच्चों में अपने अपने सोच को विकसित करने का एक अपना अपना तरीका होता है, ठीक। यही आंतरिक वाक्य के अंतर्गत आएगा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, है ना, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। अगला प्रश्न है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को
एक साथ बांधने में मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच क्या है? अगर हाँ, निर्जीव वस्तुओं को, मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि निर्जीव वस्तुओं को कोई जीवित मानता है तो उसके अंदर जीववादी के यानी क्या, जीववादी चिंतन होती है। कैसी चिंतन होगी? जीववादी चिंतन होगा, है ना। और एक लड़की है जिसका नाम अपर्णा है, और वो क्या करती है, उसके शर्ट में बटन लगे हुए हैं तो कहती है बटन जिंदा है क्योंकि हमारे शर्ट को पकड़ के रखती है। इसलिए उसके अंदर जो सोच है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे तो जीववादी चिंतन करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? स्वालीनता, चलो बताओ सब लोग कमेंट करके। कह रहा है कल्पना को कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठता की क्षमता, है ना, करने की श्रेष्ठ क्षमता, और उत्पन्न सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। हाँ, अगर स्वालीनता विकार की हम लोग बात कर लें तो जब कोई बच्चा पढ़ता है, उसे पढ़ाई समझ में नहीं आता है तो आधा पढ़ने के बाद में उसे पुनः पढ़ना पड़ता है, यानी बार बार दोहराव करने की व्यवस्था उसके अंतर्गत आती है। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, यानी बार बार एक ही चीज को दोहराना। बहुत सारे लोग बात भी करते हैं ना, तो उसमें बार बार एक ही बात को दोहराया करते हैं।